विजय सर कक्षा 10वीं के लिए आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। आज से हम लोग समास चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। संधि चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही फिनिश कर दिया है, तो आज हम लोग समास चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, समास और संधि ये दोनों जो है बच्चे प्रायः इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं या उन्हें यह पता नहीं चल पाता, वो उनके समझ में संधि और समास एक ही हो जाता है, परंतु यह ऐसा नहीं है। संधि में हम दो वर्णों का मेल कराते हैं और उससे जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसी को हम संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ वर्णों से मतलब नहीं, यहाँ पदों से मतलब है। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिल करके एक ही समस्त पद बन जाते हैं तो उसी को हम समास कहते हैं। अब समास में हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक होता है सामासिक पद, सामासिक पद और सामासिक विग्रह। इस दोनों में क्या तात्पर्य है, इस दोनों का क्या अर्थ है, पहले हम लोग इस पर विचार कर लें कि जब कोई पद, जब दो या दो से अधिक पद जब अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर और आपस में एक पद बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद बोलते हैं। अर्थात समास का मतलब हुआ कि एक पदी भाव, माने अनेक पदों का, अलग अलग वर्ड्स का एक हो जाना ही समास कहलाता है। और पुनः उस एक पद में विभक्ति लगा करके जब हम अलग अलग पदों में उसको बांट देते हैं तो उसी को हम सामासिक विग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। समास के भेद क्या होते हैं? तो समास के कुल 4 भेद हैं। तत्पुरुष समास में 4 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के कर्मधारय, द्विगु, नय और उत्पन्न। फिर दूसरा भेद है बहुव्रीहि, तीसरा अव्ययीभाव और चौथा द्वंद्व। अब हम लोग तत्पुरुष समास की चर्चा कर लें। इसके 4 उपभेद भी ऑलरेडी दिए गए हैं यहाँ पर, कर्मधारय, द्विगु, नय और उत्पन्न। तो हम पहले तत्पुरुष समास की चर्चा कर लें कि इस समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है। बच्चों, हम लोग संधि में भी चर्चा किए थे कि पद 2 होते हैं, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। तो उत्तर पद जो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं, या तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः का तात्पर्य हुआ राजा का पुरुष, राजा का व्यक्ति, राजा का आदमी। तो यहाँ पर आदमी शब्द जो है वह प्रधान है राजा के अपेक्षा, इसलिए कि राजा का सैनिक या राजा का दरबारी, राजा का पुरुष। तो यहाँ राजा का महत्वपूर्ण नहीं है, वह पुरुष हो, दरबारी हो, सैनिक हो, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात तो उत्तर पद की प्रधानता हो जाती है, अतः हम इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पुनः हम ध्यान दें कि इस समास में इसके 2 भेद कहे गए हैं। एक है व्याधिकरण तत्पुरुष और एक है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्याधिकरण तत्पुरुष के 3 भेद हो गए, विभक्ति तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष के भी 2 भेद हो गए, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु। आज हम लोग विभक्ति तत्पुरुष की चर्चा करेंगे। विभक्ति तत्पुरुष क्या होता है? तो विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत विभक्ति का लोप हो जाता है और उसके भेदों को हम उदाहरण सहित नीचे आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आप इस पर ध्यान देंगे। विभक्ति तत्पुरुष कुल 6 होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इन्हीं 6 भेदों को हम विभक्ति तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जरा ध्यान दें इसके विभक्ति तत्पुरुष के पहले भेद पर, द्वितीया तत्पुरुष।
द्वितीया तत्पुरुष से युक्त पदों को श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न अर्थों में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। बच्चों यहाँ पर याद जरूर ध्यान रखना होगा, इसे याद करना होगा कि जब उत्तर पद में श्रित आए, अतित आए, पतित आए, गत आए, अत्यस्त आए, प्राप्त आए और आपन्न आए, तो इन अर्थों में हमें द्वितीया तत्पुरुष समास होता है, ऐसा समझना चाहिए। द्वितीया विभक्ति से युक्त पद का अर्थ है कि इसके विग्रह के पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति लग जाती है। अब जैसे हम लोग देख लें कृष्णम जो श्रितः, तो कृष्ण शब्द के द्वितीया विभक्ति को कृष्णम हमने किया, कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण को आश्रित, तो ये हो गया कृष्णं श्रितः, रामं श्रितः, अरण्यम अतीतः, कूपम पतितः। तो इसमें हमने देखा कि कृष्णम में द्वितीया, अरण्यम में द्वितीया, रामम में द्वितीया, कूपम में द्वितीया क्यों लगा? क्योंकि कृष्णम के साथ श्रितः लगा है, रामम के साथ श्रितः लगा है, अरण्यम के साथ अतीतः लगा है, कूपम के साथ पतितः लगा है। तो ये सभी द्वितीया तत्पुरुष के उदाहरण हैं, इसलिए कि इसमें श्रित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न के साथ समास बना है। तो कृष्णम जो श्रितः हुआ कृष्णाश्रितः, रामम जो श्रितः रामाश्रितः, अरण्यम जो अतीतः अरण्यातीतः, कूपम जो पतितः कूपपतितः। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि कूपम जो पतितः, कुएं में गिरा हुआ, ठीक है, इसको जब हम समासिक पद बनाए तो बन गया कूपपतितः। रामम जो श्रितः, इसको हम विभक्ति का लोप करके जब एक कर दिए तो हो गया रामाश्रितः। कृष्णम जो श्रितः कृष्णाश्रितः, अरण्यम जो अतीतः अरण्यातीतः। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है और दोनों पद एक बन जाते हैं, तो इसी को हम समस्त पद बोलते हैं। और आपको जब इसी समस्त पद को अलग करना होगा तो आपको श्रितः देख करके इसको विग्रह करते समय राम शब्द में द्वितीया विभक्ति लगा करके रामम जो श्रितः, ये दोनों अलग अलग कर देंगे तो यह हो जाएगा सामासिक विग्रह। और जब हम दोनों को विभक्ति को लोप करके मिला देंगे तो यह हो जाएगा सामासिक पद। अब हम लोग तृतीया तत्पुरुष की चर्चा कर लें। इसके विग्रह में क्या होता है कि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे इसके उदाहरण को देख ले, सुखेन हीनः, सुख से हीन है ना, तो यह बन गया सुखहीनः। हरिनात्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, तो हरित्रातः। विद्याहीनः, विद्याहीनः। मदेन शून्यः, मद शून्यः। अब यहाँ हम देखेंगे सुखेन तृतीया विभक्ति है, हीनः शब्द के साथ, सुखेन हीनः सुखहीनः। त्रातः शब्द के साथ भी तृतीया विभक्ति लगा, जैसे हरिना त्रातः तो हरित्रातः। विद्याहीनः, यहाँ विद्या में भी तृतीया विभक्ति लगा, विद्याहीनः हो गया विद्याहीनः। मदेन शून्य हो गया मद शून्य। अब हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष की ओर एक नज़र डालेंगे। इसके विग्रह में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यूपाय दारू, यूप दारू। यूपाय दारू का मतलब हो गया यज्ञ के लिए लकड़ी, तो यूप दारू शब्द बना। काकाय बलि, काक बलि। पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम। गवे हितम, गोहितम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूपाय, काकाय, पुत्राय, गवे, इस सभी में चतुर्थी विभक्ति लगी, इसलिए यह चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। पंचमी तत्पुरुष, इसके विग्रह में क्या होता है कि पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे चौरात भयम, चोर का भय। दुखात अपेतः, दुखापेतः। व्याघ्रात भयम, व्याघ्र भयम। आकाशात पतितः, आकाशपतितः। तो इसमें चौरात, दुखात, व्याघ्रात, आकाशात, इस सब में हम देख रहे हैं कि पंचमी विभक्ति लगी है, अतः यह पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। षष्ठी तत्पुरुष, इस समास के अंतर्गत क्या होता है कि विग्रह में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। आत्मनो ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान। राज्यो धानी, माने राज्य का राजधानी। ब्राह्मणों विचारः, ब्रह्म विचारः। तो इसमें ब्राह्मणों, राज्यों, आत्मनो, राज्ञः, इस सब में षष्ठी तत्पुरुष
का प्रयोग हुआ है। सप्तमी तत्पुरुष, इस समास के अंतर्गत विग्रह में के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः, न्याय पंडितः, न्याय पंडितः, कर्मसु कुशलः, कर्म कुशलः, शास्त्रेषु पंडितः, शास्त्र पंडितः। तो बच्चों, हम लोगों ने विभक्ति तत्पुरुष के बारे में देखा कि इसमें पूर्व पद में विभक्तियों का प्रयोग होता है कुछ खास उत्तर पद के शब्दों के साथ। तो उसी को हम उसके विभक्ति के हिसाब से उसका नाम देते हैं। जैसे अगर उत्तर पद में पूर्व पद में अगर द्वितीया विभक्ति लगी तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति लगी तृतीया तत्पुरुष, पूर्व पद में यदि चतुर्थी विभक्ति लगी तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति लगी पंचमी तत्पुरुष। इसी तरह से षष्ठी सप्तमी जो विभक्ति लगेगी उसी तत्पुरुष से हम उसका नाम जानेंगे। अब इसी के एक अन्य भेद के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। कर्मधारय, कर्मधारय समास में क्या होता है कि इस समास में पूर्व पद जो होता है वह विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वह उसका विशेष्य होता है। या यह हम जान लें कि पूर्व पद जो है वह उपमान होता है और उत्तर पद जो है वह उपमेय होता है। उपमान उपमेय आप लोग जानते होंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। उसी तरह से जिससे तुलना की जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह उपमेय होता है और जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वह उपमान होता है। तो इसमें यही है कि पूर्व पद जो है वह विशेषण होता है और उत्तर पद जो है वह उसका विशेष्य होता है और दोनों की जो विभक्ति होती है वह समान होती है। जैसे वीरः जोरवालः, वीरवालः, वीर च असौ बालः, ऐसा भी इसके दो तरह से हम विग्रह कर सकते हैं, माने सामासिक पद बना सकते हैं। वीरवालः का वीरवालः, वीरः बालः बराबर वीरवालः। उसी तरह रक्तोत्पलम, रक्तं च तत् उत्पलम, उपमान उपमेय का इसकी तुलना के लिए इव या एव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याघ्रः इव पुरुषः, माने बाघ के समान आदमी, बाघ के समान पुरुष, व्याघ्र पुरुषः। पदम इव मुखम, पैर के समान मुख, पदमुखम। घन इव श्याम, मेघ के तरह, बादल के तरह काला, घन श्याम। तपः एव धनम, तपोधनम। तो ये हो गया, इसी को हम कहते हैं कर्मधारय समास, अर्थात इसमें उपमान उपमेय का समास होता है या विशेषण विशेष्य का समास होता है। जैसे वीरः बालः में हम देखते हैं कि वीरः बालः दोनों में एक ही विभक्ति लगी है और बालः शब्द की विशेषता वीरः शब्द बता रहा है, तो वीरः हो गया विशेषण और बालः हो गया विशेष्य। उसी तरह से रक्तोत्पलम, तो रक्तम च तत् उत्पलम या रक्तम जोर उत्पलम, ये हो गया है आपको रक्तोत्पलम। अब है कि उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का मतलब हो गया कि व्याघ्रः इव पुरुषः, तो यहाँ हम देखते हैं कि बाघ के समान आदमी, तो यहाँ पर आदमी की तुलना बाघ से की गई, तो बाघ हो गया उपमेय और पुरुषः हो गया उपमेय और व्याघ्र हो गया उपमान। तो यहाँ उपमान और उपमेय का समास हुआ है, तो यहाँ बन गया समासिक पद बना व्याघ्र पुरुषः। उसी तरह पदम इव मुखम, पद मुखम। घन इव श्यामः, घन श्याम। बच्चों, इसका आखिरी समानाधिकरण तत्पुरुष में हम लोगों ने व्याधिकरण तत्पुरुष का एक भेद हमने विभक्ति तत्पुरुष पढ़ा और समानाधिकरण का हम लोगों ने कर्मधारय पढ़ा। अब हम चर्चा कर लें एक नए तत्पुरुष का। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि
यह समास निषेध हेतु होता है, अर्थात मनाही करने के अर्थ। जैसे कि अब मान लिया कि हम लोगों को एक उदाहरण लेना है कि नौ जोर आदि, माने जिसका आरंभ नहीं हो उसको हम बोलते हैं अनादि। उसी तरह नौ जोर जरह अजरह। अब यहाँ पर नौ शब्द जो है वह निषेधवाची शब्द है, मनाहीवाची शब्द है। तो ऐसे वाले समास को, जिस समास में निषेध किया गया हो किसी चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं नए तत्पुरुष। अब नए तत्पुरुष में कहाँ अन लगाएंगे और कहाँ अ लगाएंगे, इस पर ध्यान देने की बात है कि अगर नौ के बाद नौ पूर्व पद हुआ, उत्तर पद में आने वाला जो पद होगा उसका प्रथम पद यदि स्वर वर्ण होगा, अर्थात स्वर होने पर उसमें हम सिर्फ अन लगाते हैं, और अगर व्यंजन वर्ण होता है तो हम अ लगाते हैं। जैसे नौ जोर आदि, तो यहाँ हम नौ के बाद उत्तर पद में आदि आया, आदि का पहला वर्ण आ है जो स्वर है, इसलिए अनादि वर्ण। और दूसरा में आ जाइए तो नौ जोर जरह, तो उत्तर पद में पहला जो अक्षर है वह ज है जो व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ अ लगाएंगे और यह पद बनेगा अजरह। नौ जरह अजरह, नौ आदि अनादि। तो एक में हम देखा कि अन लगा, दूसरे में नौ लगा, क्यों लगा, अ लगा, क्यों लगा? तो उत्तर पद पर यह डिपेंड करता है नए तत्पुरुष समास में कि अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर होता है तो अन लगाते हैं, जैसे नौ जोर आदि तो अनादि, और नौ जोर जरह, तो यहाँ पर जरह का प्रथम वर्ण ज व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ अ लगाएंगे, अजरह। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रेन। अब हम लोग आपको जो भी इसके संबंध में जो समस्याएं होंगी आप हमसे संपर्क करेंगे, मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा और इसके शेष भेदों को हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।